बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान, ये रोज़ मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं बहुत बुरे हैं। वो इसलिए कि अब आप देख रहे होंगे कि सऊदी अरब जैसा दोस्त मुल्क, जहां से पाकिस्तान को हमेशा बग़ैर किसी शर्त के गैर मशरूत हिमायत भी मिलती रही है, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ मिलती रही हैं। अब अगर सऊदी अरब के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका भी एक पॉलिसी स्टेटमेंट है जो कि अब हर जगह नशर हो रहा है कि भाई हमने अनकंडीशनल जो बेल आउट्स हैं वो देने अब बंद कर दिए हैं, क्योंकि अगर हम अपने लोगों को सऊदी अरब के अंदर टैक्स कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि बाकी भी सब करें और बाकी ममालिक के अंदर भी इस्लाहात हों। वो IMF की कंडीशंस जो कि हमें जिनके हमने पाबंदी करनी चाहिए थी, या वो सख्त फैसले जो कि हमें लेने चाहिए थे बहुत पहले, शायद अब से 2-3-4 महीने पहले ले जाने चाहिए थे, आज मजबूरी शायद ये है कि हमें वो फैसले लेने पड़ेंगे। उनका इम्पैक्ट आएगा, पाकिस्तान की आवाम पर आएगा, महंगाई बढ़ेगी, लेकिन पाकिस्तान इसके बगैर सर्वाइव मुआशी तौर पर नहीं कर सकता और ये बहुत मुश्किल होगी। जब ये हुकूमत आई PDM की, उस वक्त भी बहुत से लोगों ने ये कहा था कि या तो आप फौरी तौर पर एजुकेट करें पहले ही दिन आकर कि क्या वायलेशन की है इमरान खान साहब की हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदे की, और अपनी मजबूरी जाहिर करें कि नहीं, एक दिन के अंदर तो मुआशी हालत हमने तो ख़राब की नहीं, तो अब जो भी करेंगे वो उन मामलात को दुरुस्त करने के लिए करेंगे। देर की गई, इनडिसाइसिवनेस का शिकार रही पूरी हुकूमत, इसलिए कि नहीं हमारा सियासी कैपिटल ज़ाया ना हो। सियासी कैपिटल तो ज़ाया क्या होना, वो तो एग्जॉस्ट हुआ, लेकिन जो फ़र्क पड़ा वो ये कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर बिल्कुल एक स्टैगनेट जगह पर चला गया। इनफैक्ट पाकिस्तान की जो मईशत है वो बड़ी बुरी तरीके से डिटीरिएट करने लगी। एक फाइनेंस मिनिस्टर गए, दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर आ गए, और तुरफा तमाशा ये कि दोनों एक दूसरे के हवाले से मीडिया के ऊपर आकर खुल्लम खुल्ला तनकीद भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। बहरहाल आज के हालात के अंदर जहाँ इकॉनमी मईशत एक बड़ा मसला है, वहीं सियासी मेचोरिटी का दूर दूर तक कोई मुजाहरा नहीं किया जा रहा। आप देख सकते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील हो चुकी है। यहाँ पर यानी पंजाब के अंदर निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का मामला है। बदकिस्मत बात यह है कि शायद पार्लियामान के अंदर या पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन और आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर के दरमियान कंसेंसस नहीं हो सका, पार्लियामानी कमेटी के अंदर आज एक नया नाम दे दिया गया है हुकूमत की तरफ से, यानी साबका हुकूमत जो PMLQ और PTI की थी उनकी जानिब से नवीद अकरम चीमा साहब का, और ये दो नाम उनकी तरफ से दिए गए हैं, जिनमें एक अहमद नवाज सुखेरा साहब का नाम है और एक नाम है नवीद अकरम चीमा साहब का। अब दूसरी तरफ से इतराज़ ये आ रहा है कि नहीं, आप नया नाम नहीं दे सकते। ऑलरेडी इसके हवाले से राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन करेगा, पहले दिन से तय है, फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। ये प्रोसीजर तो वो है जो आर्टिकल 224A के अंदर मौजूद है। फैसल वाडा साहब बहुत सियासी तौर पर वेल कनेक्टेड सियासतदान हैं, ताकतवर हल्कों के अंदर उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने निगरान वज़ीर आला पंजाब के हवाले से किसका नाम लिया? सिर्फ मोहसिन नकवी साहब, और वाकई मोहसिन नकवी साहब एक बड़ी बासर शख्सियत है और ये कहा जा रहा है कि उनके चांसेस बहुत ब्राइट है। जनाब परवेज़ इलाही साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत खदशात हैं और उन्होंने क्या फरमा दिया है ऑलरेडी, ये भी ज़रा सुन लीजिए। ये भी है कि PDM जो है वो चाहती थी कि उनका जो मामला है इसका निगरान वज़ीर आला का ये इलेक्शन कमीशन में ही जाए। हमें पता है इलेक्शन कमीशन की सोच नीयत क्या है। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर, उसको चलने नहीं देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम उसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया। उसद एहतराम, सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर एक प्रोसीजर है और इलेक्शन कमीशन के पास अगर इख्तियार है आइन के तहत कि वो अगर उनके पास ये आता है तो 2 दिन के अंदर उन्होंने कोई नाम फाइनल करना है और उसे अनाउंस करना है, उस हक के ऊपर, उस अथॉरिटी के ऊपर उसको क्या क्वेश्चन किया जा सकता है और क्या उसके ऊपर कोई बात हो सकती है, ये अपने तक एक सवाल है। लेकिन जो अलार्मिंग बात है पाकिस्तान के अंदर वो ये कि ऑल्दो बहुत से लोग कहते हैं कि फैसल वाडा साहब की बहुत सी बातें सच होती हैं, बहुत सी बातें सच नहीं होती, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के ज़मीनी हालात से है। ये लोग बातें भी कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर 90 रोज़ के अंदर शायद इंतखाबात ना हो और केयर टेकर आगे बढ़ जाए। इस बात का इजहार मलिक अहमद ख़ान साहब ने भी किया कि देखिए 90 दिन के अंदर इंतखाबात की बात है, लेकिन केयर टेकर तो 90 दिन के लिए ज़रूरी नहीं हो। लेकिन उसकी तुक इसलिए समझ नहीं आती कि अगर इंतखाबात 90 रोज़ में हो गए तो फिर केयर टेकर हुकूमत कैसे आगे चल सकती है। लेकिन फैसल वाडा साहब क्या फरमा रहे हैं, अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलीम साफ़ी साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। बहुत शुक्रिया आपका जनाब साफ़ी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अरसे के बाद।
सावी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं और प्राइम टाइम शो करते हैं अपना जियो न्यूज़ पर। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद साहब। सावी साहब सबसे पहले आपके पास आऊँगा, ये ठीक है फैसल वाडा साहब के हवाले से आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि बहुत वेल कनेक्टेड हैं पावर सर्कल्स के अंदर, बड़े कंफर्म तरीके से वो दो बातें कह रहे हैं कि ऑलरेडी अभी मामला खैर पार्लिमानी कमेटी में है, अभी इनके पास जाना है। उन्होंने कहा कि ये मोहसिन नकवी साहब के ही चांस है और वही बनेंगे पंजाब के निगरान वज़ीर आला। साथ ही साथ वाडा साहब ये भी कहते हैं कि जी 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होंगे। बाय द वे ये सिर्फ वाडा साहब नहीं कह रहे, ऐसी बातें और लोग भी कहते हैं कि जी ये मुश्किल हो जाएगा कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हों। क्या ऐसा कुछ हो रहा है या ये सिर्फ बातें मैं मीडिया की हद तक है? सावी साहब देखिए, पहली बात मोहसिन नकवी साहब से मुतालिक मैं करना चाहूँगा, हमारे मोहतरम हैं, बड़े कम्पिटेंट इंसान हैं, बड़ी उन्होंने मेहनत की है, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बड़े वेल कनेक्टेड जर्नलिस्ट हैं और बहुत समझदार हैं। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि एक तो ये जर्नलिस्टों को सरकारी ओहदे देने का सिलसिला सियासतदानों को भी बंद कर देना चाहिए और ख़ुद जर्नलिस्टों को भी कोई भी सरकारी या सियासी ओहदा कबूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहाफ़त पाकिस्तान के अंदर पहले से बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड हो गई है, डिस्क्रेडिट हो गई है और इससे वो मज़ीद डिस्प्यूटेड होता है। तो मेरी तो अपनी गुजारिश होगी कि उनकी कॉम्पिटेंस, उनके कनेक्शंस के बावजूद, जिस तरह पहले भी जो लोग गए हैं हुकूमतों में, वो नजम सेठी साहब हों, वो फ़हद हुसैन साहब हो, मैंने ख़ुद ज़ाती हैसियत में उन सब के सामने हाथ जोड़े थे कि जी आप ये काम ना करें और सियासी जमातों को भी इससे गुरेज़ करना चाहिए। तो इस तरह मैं उनसे भी इल्तिमास करूँगा कि वो अगर जर्नलिस्ट हैं तो उनको इससे माज़रत कर देनी चाहिए। ठीक। जहाँ तक दूसरी बात का ताल्लुक़ है तो देखिए दो चीज़ें, एक तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की जितना हम माइंड रीड करते हैं तो वो इस वक्त उनका कंसर्न भी इकॉनमी है। ठीक। और इकॉनमी के लिए वो ये चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और ज़ाहिरी बात है आप असम्बलियाँ तोड़ते हैं, री इलेक्शन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो एक तो वो ये समझते हैं कि उसकी वजह से वो इकॉनमी के लिए जो एक माहौल चाहिए वो फिर नहीं बन सकती, पहले से भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। और दूसरा उसके नतीजे में अगर इमरान ख़ान साहब आते हैं या मौजूदा लोग आते हैं नए इलेक्शन में तो ज़ाहिरी बात है कि मईशत को इस हाल तक तो उन्होंने ही पहुंचाया है, ये तो नहीं होगा कि उनके आते ही मईशत दुरुस्त हो जाएगी। तो कोई नए इलेक्शन के नतीजे में ये सब समझदार लोगों की और इस्टेब्लिशमेंट की भी असेसमेंट है कि कोई मईशत के लिए बेहतर पैगाम नहीं होगा। ठीक। इसलिए ये उनकी भी ये ख्वाहिश है और मौजूदा हुकूमत की भी ये ख्वाहिश है जो मरकज़ में PDM की हुकूमत है कि अक्टूबर तक ये सिस्टम चले। ठीक। अब उसी कंटेक्स्ट में ज़ाहिरी बात है कि वफाकी हुकूमत की ये पूरी कोशिश होगी कि अदलिया के ज़रिए टाइम ले सकें और जो निगरान सेटअप हो उसको एक्सटेंड कर सके जनरल इलेक्शन के वक्त तक। ठीक। लेकिन ये अदलिया पे मुनहसर होगा कि अदलिया उनको ये वक्त देती है या उनके पास ऐसा एक जेन्युइन जवाज़ वो अदलिया के सामने पेश करते हैं या नहीं। और अगर अदलिया से वो नहीं हुआ तो फिर ज़ाहिरी बात है कि आईन और कानून का तकाजा तो ये है कि मुकर्ररा वक्त में ज़िमनी इलेक्शन हो, दोबारा इलेक्शन सूबाई। ठीक। अब शहजाद साहब ये बातें खैर सावी साहब का कंसर्न वो भी कहते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट का कंसर्न भी इकॉनमी है। खैर ये बात भी आपको पता है पहले भी रही कि जी मईशत हर एक का कंसर्न है, सब कुछ है। लेकिन जो हालात बन रहे हैं यहाँ बहुत से लोग बहुत सी बातें इसलिए उनको अहमियत दी जाती है या हम बात करने पर मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ पॉसिबिलिटी बहुत सी चीज़ों की नहीं होती लेकिन फिर भी वो हो जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते लेकिन वो हो जाती हैं। यहाँ जिस तरह से इंसिस्टेंस रही है PDM की हुकूमत की कि अक्टूबर तक खींचना है, वहाँ ये बात भी है कि जी क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इंतखाबात, आइन तो ये कहता है और पाबंदी है कि हों, लेकिन क्या ऐसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात पैदा हो सकते हैं कि मामला तूल पकड़ जाए, आगे चला जाए आपके नज़दीक?
बहुत शुक्रिया मुनीब। एक तो आपने फैसल वावड़ा का बताया कि दो बातें उन्होंने आज कही हैं। एक तो ये कि मोहसिन नकवी केयरटेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगे और दूसरा 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होते। अब मसला ये है कि जब फैसल वावड़ा साहब ये बात करते हैं तो आप और मैं जानते हैं कि वो किस पार्टी से लॉयल हैं, किससे ज्यादा लॉयल हैं, और आपने उसका इशारा भी दे दिया। तो जब वो ये बात करते हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या ये अपनी एक राय दे रहे हैं या कहीं कोई सोच है जिसका वो आके इजहार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब हम ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को एपॉलिटिकल हो जाना चाहिए और फिर इस तरह की बात आती है तो बड़ा एक कंफ्यूज्ड उससे तासुर जाता है। बाकी जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, अगर इस मुल्क ने आइन और कानून के मुताबिक चलना है तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। किसी की अगर ये सोच है कि मुल्क जो है गैर मुस्तहकम होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो मईशत कैसे संभलेगी, तो फिर तो इमरान खान ठीक कहते थे कि इमरान खान कहते थे मेरी हुकूमत गिराओगे तो मईशत खराब हो जाएगी। वो कहते थे, मैंने शौकत तरीन को भी जनरल बाजवा के पास भेजा कि इस वक्त ये हुकूमत नहीं गिर सकती क्योंकि अदम इस्तेकाम हो जाएगा, मईशत तबाह हो जाएगी। तो वो मंतक अगर आज अप्लाई कर रही है तो उस वक्त भी अप्लाई करनी चाहिए थी। हमें मेरे ख्याल से इन चीज़ों से निकल जाना चाहिए। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त एक पॉलिटिकल कियोस चाहती है। वो इंस्टेबिलिटी चाहेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, लेकिन क्या इसको मैनेज करने का ये तरीका है कि आप आइन और कानून के दायरे के बाहर निकल के इकदामात सोचेंगे? मेरे ख्याल से ये हरगिज नहीं करना चाहिए। हुकूमत एक तरफ ये हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है PMLN एक तरफ ये इशारा दे रही होती है कि हम तो इलेक्शन जीत जाएंगे। आज भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ आ जाएंगे, वो खुद लीड करेंगे कैंपेन और हम जीत के दिखाएंगे। लेकिन अगली सांस में वो ये इशारा दे रहे होते हैं कि देखें इस वक्त CCI का एक फैसला है, मर्दमशुमारी का मामला है, तो इलेक्शन पता नहीं हो या ना हो 90 दिन के अंदर। ऐसा कोई भी इकदाम होगा वो गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। और दूसरा, मुझे ये जो नाम दिए हैं PMLN ने, बड़ी हैरत होती है। मतलब आप देखें, अहद चीमा साहब का नाम दिया है, अच्छे ब्यूरोक्रेट होंगे लेकिन इस वक्त वजीर आजम के ऐसे PM है, बिल्कुल, मतलब कैसे वो नॉन पार्टिजन एडवाइजर है। उससे नकवी साहब की अभी मैं तो नहीं जानता उनको ज्यादा, लेकिन जो उनकी जर्नलिज्म की तारीफ की साफी साहब ने, वो अपनी जगह पे दुरुस्त हो सकती है। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है नाम किसकी तरफ से आया और वो भी कोई नॉन पार्टिजन शख्सियत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जो नासिर खोसा साहब का नाम दिया था, बड़े अच्छे थे, रेप्यूटेबल थे, वो खुद इनकार कर दिया। नवीद अकरम चीमा साहब का जो नाम दिया तहरीक इंसाफ ने, इनको तो खुद चीफ सेक्रेटरी पंजाब नवाज शरीफ ने लगाया था जब उनकी 2013 में हुकूमत आई थी। तो कम से कम अगर सीरियसनेस है तो ऐसे नाम दिए जाए जो कि वाकई एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवा सकें, क्योंकि वरना तो हम इसी गेम में फंसे रहेंगे। वैसे ये बात बड़ी दिलचस्प है शहजाद, आप यकीन मानिए, सईद खोसा साहब का आपने जिक्र किया, वो अगर आप फैक्ट्स देखें तो 2018 के अंदर उनका नाम तहरीक इंसाफ ने दिया और फिर विड्रॉ कर लिया। क्यों? मियां महमूद रशीद साहब ने आके कहा जी कि हमारी पार्टी के अंदर बड़ा एतराज़ आया है और बड़ा दबाव आया है कि जी नासिर सईद खोसा साहब का नाम क्यों लिया है आपने 2018 के अंदर। और आज ये हालात आ गए कि PTI खुद उनका नाम दे रही है वो बहुत ऑनरेबल शख्सियत और बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त, उनका अनब्लेमिश्ड करियर रहा है। शायद इसी वजह से वो इस पोलराइज्ड मामले से दूर ही रहना चाहते हैं। बट मैं ज़रा कुछ और एक दो मामलात हैं, मैं चाहूँगा ज़रा साफ़ी साहब की और आपकी गुफ्तगू उस पर हो। एक ब्रेक लेते हैं, नहीं मुख्तसर वापस आते हैं, क्योंकि अब दोहरे मेयार की बात हो रही है, तोशा खाना, घड़ियाँ, उसकी बात हो रही है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि भाई ये इस PDM की हुकूमत का भी वही दोहरा मेयार है और ये भी शायद तफसीलात नहीं देना चाहते, मुकम्मल तफसीलात नहीं देना चाहते। अदालत पूछ रही है फिर भी नहीं देना चाहते। बाय द वे लॉजिक वही पेश की जा रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेश करती रही कि दोस्त ममालिक हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे, मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो कौन ठीक है कौन गलत, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। फ़ारूक हबीब जो कि साबिक वज़ीर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, उन्होंने तोशा खाना के हवाले से आज अपना एक मौक़िफ़ दिया है, उनका अपनी जमात का मौक़िफ़ दिया है। वो क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। तो भाई इमरान खान की तो तोशा खाना के सारे तहाइफ की तफसीलात मीडिया को दी आपने, उसको पब्लिक किया, जबकि इमरान खान ने तो कोई गैर कानूनी काम भी नहीं किया था। कि आज तोशा खाना की इंफॉर्मेशन जो है वो क्लासिफाइड हो गई है। इमरान खान के लिए क्लासिफाइड नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इन चोरों डाकुओं के लिए क्लासिफाइड है। अब जुर्रत करो, हिम्मत करो, भागो ना, डरो ना, दो ना अपनी इंफॉर्मेशन। उन्होंने कहा अपनी इन्फॉर्मेशन दें, आप डर क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं। और बहुत से साफ़ियों ने भी आज ये ट्वीट किया कि ये तो देखिए ये फिर वो पार्ट 2 हो रहा है जो तहरीक इंसाफ के दौर में हो रहा था। साफ़ी साहब यहाँ ज़रा बताइएगा, ये फिर शायद कोई भी इतना फोर्थ राइट नहीं है, कोई भी इतना साफ शफाफ तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहता। जब अपनी शायद अपने हिसाब की बारी आती है तो शायद हर कोई उसमें फिर डंडी मार जाता है।
नहीं मुनीब, ये तो जब 2018 के इलेक्शन से पहले मैं ये अर्ज़ किया करता था कि PPP, मुस्लिम लीग नून और PTI ये एक ही सिक्के के मुख्तलिफ रुख हैं, तो बाज़ लोगों को बड़ा अजीब लगता था। अब वक्त ने साबित भी कर दिया, मसलन इमरान ख़ान के कारनामे लोगों ने देख लिए, ये तोशाखाना के मामले में अब इसमें तो कोई बात छुपी नहीं रही ना, वैसे तो सब ने किए हैं और सब ने गाड़ियाँ रिटेन की है, बाकी चीज़ें रिटेन की है, लेकिन इन्होंने जिस तरह किया, एक तो ये कि रिटेनशिप के सामने आगे जाके बाज़ार लगाया हुआ था और एक मंडी जैसी जो है ना आगे वो भेज रहे थे, तो वो उनसे 2 कदम आगे निकले। अच्छा, अब वो उधर दूसरी पार्टी देखे तो तोशाखाना कर रहे हैं, लेकिन अपने तफसीलात क्यों नहीं दे रहे हैं, तो इससे उनके भी दोहरे मायार का पता चलता है। ये अभी इससे पहले जो बात हो रही थी कि उन्होंने अगर इस तरह के नाम दिए हैं उसके लिए, अब उन्होंने सुकेरा साहब का नाम डाल दिया है बीच में। अब पहली बात तो ये है, आप लायर है कि एक सर्विंग ब्यूरोक्रेट जी, और सर्विंग ब्यूरोक्रेट के साथ साथ वो इमरान खान के चहीते ब्यूरोक्रेट भी थे, और ये तोशाखाना उनका मरकज़ी किरदार भी रहा है। और राना आबिद जो जर्नलिस्ट बेसिकली जिसने ये स्कैंडल किया था और जिसकी वजह से वो सफ़र भी हुए हैं, उनके आपने इंटरव्यू देखे होंगे कि उनको उनकी तरफ से क्या पेशकशें हुई या फिर उन पे क्या दबाव डाला गया। तो बदकिस्मती ये है कि हाई मॉरल ग्राउंड तो किसी एक के पास भी नहीं है। ठीक, ये है पावर गेम है और डर्टी पावर गेम है, जिसमें जो है किसी पार्टी के पास भी, अब मसलन एक दूसरी बात ही की जा रही है, अब एक तरफ तो ये है कि न्यूट्रलिटी की बात की जा रही है इस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन इसके साथ एक और बात की जा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इंसाफ का तकाजा तो ये है कि पिछले 3 सालों में, पिछले 8-10 सालों में इस्टेब्लिशमेंट ने सियासत में, सहाफ़त में और अदालत तीनों में बहुत सारे बोनों को उठा के बड़े ताकतवर हाथी बना दिए हैं और बहुत सारे हाथियों को उन्होंने दबा के बोना बना दिया है। ठीक, तो लोग ये कहते हैं कि भाई वो आपके किरदार के बगैर तो नहीं हो सकता, उन जिम्मेदारों का सज़ा दिए बगैर ये तो इंसाफ का तकाजा नहीं है कि आप अभी जो है दरमियान में आप कहते हैं कि लेवल, बस हम लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं और आप लोग आगे बढ़े। क्यों भाई? उसका जिन सहाफ़ियों को गोलियां लगी हैं उनका हिसाब नहीं होगा। आपने हाई एक जज ने जो कुछ कहा था उसको घर भेज दिया। अब आप देखें कि एक बंदे के एसेट्स का मामला कितना हुआ, आपने जस्टिस फाइजीसा के साथ क्या किया? बिल्कुल ठीक, उनके साथ तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। आपने 2018 के इलेक्शन में जो टप्पे लगाए गए थे, सिर्फ एक हल्के की बात सामने आई थी और वो थी कासिम सूरी साहब की, वो तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे पे चल रहा है, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उसने ऑर्डर भी नहीं दिया। आपने उसमें देखा कि पाँव के अंगूठे भी लगाए गए थे और नीचे की अदालतों ने ये साबित कर दिया था। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये इस दौरान आपने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जो जराइम किए हैं इस दौरान सियासत और सहाफत और अदालत से मुतालिक, क्या उसकी तलाफी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है, और उससे पहले जो है आपको आवाम की तरफ जाना चाहिए। यानी ये भी एक नैरेटिव है। कुछ लोगों को ये एतराज़ है कि भाई अभी वो न्यूट्रल नहीं हुए हैं। ठीक है, अच्छा, मैं खुद भी ये कहता हूँ, न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि मैं मजीद गुनाह नहीं करूँगा। तो गुनाह आपका तौबा तब कबूल किया जाता है कि आप उस गुनाह से का एतराफ़ भी कर ले, उसका तौबा भी कर ले और उसकी तलाफ़ी भी कर ले। बिल्कुल हाँ। ये जो इमरान खान के ख़िलाफ़ ये इतने केसेस चल रहे थे और वो उसका अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ है। दूसरी तरफ आपने कुछ सियासतदानों के साथ क्या किया? आपने मरियम नवाज के कमरे के दरवाजे तोड़ दिए। बिल्कुल, आपने बाकी जमातों के साथ क्या सलूक किया? तो उसके साथ साथ ये भी एक सवाल उठता है कि भाई क्या उन गुनाहों की तलाफी किए बगैर और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किए बगैर, हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ा जा सकता है, उस फरीक का न्यूट्रल हो जाना मुनासिब है? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं जरा शहजाद साहब दो ही चीज़ें, एक तो तोशाखाना के हवाले से जरा आपका अपना व्यू बताइएगा। दूसरा ये जो अभी साफी साहब भी कह रहे थे कि हम यहाँ कोर्स करेक्शन की बात करते हैं कि अब सब ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन जो विक्टिम रहा है
किसी भी चले उन जराइम या गुनाह का जो साफी साहब ने पॉइंट आउट किए, कहता है कि भाई ये कौन सा इंसाफ है, मेरा तो आपने रगड़ा निकाल दिया, मुझे सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाया, मुझे सियासी तौर पर ख़त्म कर दिया, ख़त्म करने की कोशिश की, मुझे दबा दिया। अब आप कोर्स करेक्शन की बातें करते हैं, तो जो एम्बिशन आपका मेरे खिलाफ था मुझे फारग करने के लिए, वो आज मौजूद क्यों नहीं है? वो तो तब होगा, इंसाफ तब होगा जब वो एम्बिशन आप दूसरे के खिलाफ भी दिखाएंगे। शहजाद साहब जी, मुनीब, पहले तो ये बड़ी मजाक खेज बात है, जब आप हुकूमत में होते हैं कोई और आपका उस वक्त मौक़िफ़ होता है, ऑपोजिशन में आके बदल जाता है। बिल्कुल यही तहरीक इंसाफ थी जो कहती थी कि देखें कानून है, कॉन्फिडेंशियल है, हम नहीं दे सकते तोशाखाना की इंफॉर्मेशन। हमारी ये बहस होती थी पीटीआई के वुज़रा से उस वक्त कि आप मुल्क का नाम ना बताएं, आप ये बता दें कि कितने असासे आपको मिले, इमरान खान ने कौन कौन से असासे रखे, आपके वुज़रा ने कौन कौन से असासे रखे और उसके एवज कितनी कीमत अदा की, ये तो आप बता सकते हैं ना मुल्क का नाम लिए बगैर। उस वक्त उन्होंने नहीं बताया, आज जो है ये हुकूमत नहीं बता रही। और ये जो कानून है 2015 में ये पास हुआ था कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होगी। 2015 में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये कानून पास किया गया था, यानी कि फवाद हसन फवाद उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और नवाज शरीफ उस वक्त मुल्क के वजीर आजम थे। क्या ऐसी जरूरत पेश आई थी आपको 2015 में ये कानून पास करने की कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होगी? जैसे इमरान खान डिटेल नहीं दे देते, उनको छुपाना था, बाद में पता चला कि उन्होंने घड़ी भी ली, सस्ते दामों ली, फिर बेची। इसी तरह 2015 में जब ये कानून पास हुआ होगा, आपको भी कुछ ना कुछ छुपाना होगा जो आप नहीं चाहते थे कि पब्लिक हो, वरना इस पर कोई क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन की बात नहीं, आप मुल्क का नाम लिए बगैर बता सकते हैं। जहां तक कोर्स करेक्शन की बात है, ये बिल्कुल एक नुक्ता नजर है और साफी साहब ने जो पॉइंट्स उठाए बड़े वैलिड हैं कि अगर उस वक्त सजाई हुई लोग विक्टिम बने, जेलों में गए, तो आज आप ये कहें कि ठीक है हम न्यूट्रल हो गए और अब यहां से जो है हम दोबारा शुरू करेंगे, तो वो तो ये कहेंगे कि यार हमने तो अपनी पॉलिटिकल स्पेस लूज की, दूसरे ने पॉलिटिकल स्पेस गेन की, तो हम कहां से अब एक इक्वल फुटिंग पर हैं। तो बिल्कुल अगर कोर्स करेक्शन करनी है, उसमें सबसे पहले सवाल ये है मुनीब साहब के सियासतदानों की कोर्स करेक्शन हो जाती है। कल जो है रॉन्ग साइड पे जब नवाज शरीफ साहब थे एस्टैब्लिशमेंट के, वो मुश्किलात में थे, आज इमरान खान साहब हैं, उनके ऊपर केसेस बन रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है। लेकिन ये जो सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो मास्टरमाइंड होते हैं, उनकी कोर्स करेक्शन कौन करेगा? वाह, नवाज शरीफ साहब को सजा इमरान खान के दौर में नहीं हुई थी। नवाज एक ही नैब ने एक ही केस साबित किया है हाई प्रोफाइल, उसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा दी। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत नहीं आई। जब नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए थे, इमरान खान की हुकूमत नहीं आई। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान की एक लंबी चौड़ी विश लिस्ट थी, किस किस को वो जेल में देखना चाहते थे, उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन उन पे केसेस नवाज शरीफ उन पे केसेस इमरान खान की हुकूमत से पहले बने थे। एहसन इकबाल पे किसने केस बनाया? मिफ्ता इस्माइल पे किसने बनाया? शाहिद खाकान अब्बासी पे किसने केस बनाया? क्या इमरान खान साहब ऑपोजिशन में बैठ के इतने ताकतवर थे कि वो नैब के जरिए केसेस बना रहे थे? नहीं बना रहे थे। हमें पता है कि कौन बनवा रहा था। क्या हम कुछ कर सकते हैं? आजकल रिपोर्ट कार्ड में नियाजी साहब जो है, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, वो बार बार कहते हैं कि देखें वो तो दुबई में ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हुए हैं। तो मतलब अगर कोर्स करेक्शन करनी है तो सियासतदानों की तो होती है, सियासतदानों की मैंने अभी बताया ना, सबकी बारी आती है। नवाज शरीफ की बारी आई, आज इमरान खान की बारी है, फिर शायद कल किसी और की आ जाएगी। लेकिन जो करने वाले हैं, जो ये सारा गेम प्लान करते हैं, जो मास्टरमाइंड है, उनके हवाले से तो फिर कोई बात ही नहीं होती। तो अगर कोर्स करेक्शन करनी है तो करें, लेकिन कहां से शुरू कर रही है आपको भी पता है। फिर मेरे पास इस सेगमेंट के लिए वक्त खत्म हो गया है। ये अभी ज़ेब्रा क्रॉसिंग की आपने बात की, अगर इतना ही बेलाग तबसरा जो आपका है और साफी साहब का है ये मजीद जारी रहे और हम ऐसी बात करें तो शायद जी हम किसी तरह के क्रॉस रोड के हो जाए कहीं जाके। किया कि वो आज के लिए तबसरा कर रहे होते। चले, आपने देखे, आपने फौरी तौर पर अपनी लायबिलिटी एक्सक्लूड कर दी, तो ये लायबिलिटी मैं भी एक्सक्लूड करता हूँ। साफी साहब ताकतवर आदमी है, उनको शायद कुछ नहीं होगा, हम शायद खुदा ना खास्ता किसी क्रॉस रोड पर आ जाएंगे। एक ब्रेक शामिल करते नहीं, मैं साफी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब वापस आएंगे मुस्तफा नवाज खोखर साहब हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर हालात मौशी तौर पर, अब ये कोई खबर नहीं है, ख़ास तौर पर आज जो खबरें आ रही हैं ये बिल्कुल भी नई खबर नहीं है कि मईशत के हालात दिगरगू हैं और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। कुछ स्ट्रक्चरल इशूज़ हमारे मुल्क के साथ हमेशा से रहे हैं। हमारे मुल्क में जो जमहूरियत है वो परवान नहीं चढ़ सकी, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो परवान नहीं चढ़ सका, और आज भी जो परफॉर्मेंस डिलीवरी है उसके अंदर बड़े मेजर मसाइल हैं। कुछ ऐसे मुश्किल फ़ैसले जिनका जिक्र हम करते रहते हैं, इनफैक्ट वो क्लीशे बन गया है, लेकिन शायद वो एग्जीक्यूट कोई कर ही नहीं पाता।
अब दिलचस्प बात यह है कि मुख्तलिफ जमातों के वो लोग जो कि मैं समझता हूँ कि अपनी जमातों के अंदर बड़ा उनका असासा थे, लेकिन शायद उनकी जमातें उनका जो इंडिपेंडेंट व्यूज़ थे या उनकी जो थॉट्स थी उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकी, तो ये लोग इकट्ठे हुए और ये अब उम्मीद ये कर रहे हैं, इनका प्लेज ये है कि पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाय पार्टिजन होके जो राइट थिंकिंग मेंबर्स हैं ऑफ सोसाइटी उनसे बात की जाए या लोगों को अट्रैक्ट किया जाए इस तरफ कि पाकिस्तान को दुरुस्त समत में कैसे ले जाया जा सकता है, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस और बहुत से जो मामलात हैं विच आर की इशूज़ वो कैसे ठीक हो सकते हैं। अब एक तासुर ये है कि ये इनमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जैसे लोग हैं, वेल रेड, पढ़े लिखे लोग, प्रोग्रेसिव लोग और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की जिनके अंदर सोच है, मिफ्ता इस्माइल साहब जैसे लोग जो कि पढ़े लिखे लोग हैं। बट देन एक सोच ये आती है कि नहीं ये लोग भी किसी ख़ास एजेंडे के हैं और इनको लॉन्च किया गया है। इनफैक्ट एक और ऑप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं ये वो लोग हैं जो कि असल में पाकिस्तान को पटड़ी पे चढ़ा सकते हैं और शायद ये कल कुछ जमात भी बनाने जा रहे हैं। बहुत से लोग इनके हवाले से बहुत सी बातें करते हैं, जैसे फैसल वाडा साहब ने क्या बातें की इस हवाले से। मैं चाहूँगा ज़रा पहले आप ये सुन लीजिए, फिर हम बात करते हैं। ये जो जितने भी अभी एक ग्रुप कह सकते हैं हम इन लोगों का है, उनमें से जो की मेंबर हैं उनसे हम बात करते हैं। अब शाहिद खान अब्बासी साहब ने वालदो इसकी तरदीद कर दी है, उन्होंने कहा उनके साथ 4-5 लोग हैं, वल्लाह आलम ये बात ठीक है नहीं, लेकिन यहाँ पर एक कुछ ऐसे लाइक माइंडेड लोग हैं और फॉर्मर सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब उनमें से एक हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खोखर साहब आपका। अब मैं बड़ा सीधा और वो कहते हैं ना डायरेक्ट सवाल करूंगा क्योंकि तुम पटवारी हो तो मैं आई वुड नॉट स्पिन इट अराउंड। अब आप लोगों को किसी ने लॉन्च किया है कि आओ जी ये काम करो, मतलब कम एंड बी देयर एज अ न्यू ऑप्शन कि यार हम भी एक जमात बना रहे हैं, हम भी एक ऐसे लोग हैं जो कि शायद किसी टेक्नोक्रेट सेटअप में काम आ जाएंगे और बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं, ब्राइट लोग हैं और ये आप अपनी अपने आप को अपनी एग्जिस्टेंस को आप रजिस्टर करवा रहे हैं। तो आर यू ऑन समबडीज एजेंडा या आपको कहा गया कि भाई तुसी भी गेट टुगेदर? देखें, समबडीज एजेंडा से मुराद तो यकीनन आपकी यही होगी कि क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने हमें कहा है कि इस तरह के काविश की जाए। अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को मेरे जैसा आदमी मिला है उनकी उनकी कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए, तो फिर अल्लाह ही इस मुल्क का हाफिज है। फिर इससे आप उनकी सोच की पुख्तगी का भी अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, वैसे ऐसे कितने लोग हैं टोटल मुस्तफा साहब आप अपने साथ अभी जो आप जोड़ पाए हैं, यानी कि जो आप जिनकी सोच ऐसी है जो कुछ इस इनिशिएटिव का हिस्सा है? देखिए, गुजारिश ये है कि आपने शाहिद खान अब्बासी साहब का जिक्र किया, उनका एक बहुत एक ऑनरेबल आदमी है, उनका एक बड़ा एक्सपीरियंस है इस मुल्क की गवर्नेंस के हवाले से। इस मुल्क के वजीर आजम रहे, मुतअद्दिद दफा वफाकी वजीर भी रहे हैं और उनकी तरफ से जो आपने फैसल वाडा की अभी गुफ्तगू सुनाई, वाज़िया तौर पे उन्होंने तरदीद भी की इसकी। लेकिन हमारा, क्योंकि हम माजरत के साथ ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स और खुसूसन इन पिछले 4-5 सालों में 7 सालों में जो हमारी सियासत रही है उसमें हमारे जहन इस तरह से कंडीशन कर दिए गए हैं कि हम किसी भी ऑर्गेनिक चीज को फेस वैल्यू पर लेने के लिए तैयार ही नहीं होते। शाह दौले के चूहे बना दिया गया है कि जो एस्टेब्लिशमेंट हर चीज के ऊपर हम ये सोचते हैं कि हाँ जरूर इसके पीछे कोई कुव्वतें कार फरमा होंगी, लेकिन ये एक ऐसा माशरा है पाकिस्तान का कि जिसके अंदर फ्लेम जो है जो वो कोई ना कोई उसको लेकर चलता रहता है, चाहे आवाज छोटी हो, महदूद हो, नहीफ हो, बड़ी हो, कमजोर हो, ताकतवर हो। इस खित्ते में, इस बड़े सगीर के इस खित्ते में हम बात करने के आदी हैं। हम अपने इस खित्ते में अपने एहसासात को नुमाया करने के आदी हैं। हम बिल्कुल चुप करके रहने के आदी नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ी, अगर मजहबी हवाले से आप देख लें तो सूफीइज्म जो उभर कर सामने आया, बाबा बुल्ले शाह की आप पोइट्री देखें तो सब उन्होंने रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज कर दिया, सूफिया इकराम ने चैलेंज कर दिया। तो हमारे यहाँ ये तसव्वुर कर लेना अनफॉर्चुनेट है कि ऑर्गेनिकली कोई चीज नहीं हो सकती। हम इस माशरे के बासी हैं, हम इस मुल्क के अंदर तब्दीली देखना चाहते हैं। मेरे बच्चों ने इस मुल्क में रहना है, इंशाल्लाह उनके बच्चों ने इस मुल्क में रहना है। हमने इस मुल्क को बेहतर बनाना है। आज इस मुल्क में 22 करोड़ जो हमारी आबादी है, ये 22 करोड़ आबादी के लिए हम इस मुल्क को क्या चला पाए हैं? आपने खुद अभी कहा, अपने इंट्रो में कहा कि ये खबर नहीं है, ये हकीकत है कि इस मुल्क की जो मैशत है वो मेल्ट डाउन की तरफ जा रही है, मेल्ट डाउन की तरफ जा चुकी है। इसी तरह हमारी सियासत मेल्ट डाउन की तरफ
तरफ जा चुकी है। खुदा न खास्ता हम एक इम्प्लोजन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी सोसाइटी डीजेनरेट हो रही है, इतनी डिविसिव माहौल है, गालम गलोच वाला माहौल है, इतनी पोलराइज सोसाइटी है कि इसमें सियासतदान और सियासी जमातें पावर पॉलिटिक्स से आगे देख ही नहीं पा रही हैं। और इन हालात में अगर कोई एक शख्स इस हालात के ऊपर ना ला हो, उसके दिल के अंदर दर्द उठे और कुछ लोग आपस में गुफ्तगू करें और बतौर सियासतदान एक तरीका अपनाएं कि यार हमने एक बायपार्टिसन तरीके से एक सोच को सामने लेकर आना है, इश्यूज की सियासत को नेशनल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाना है, तो उसके ऊपर भी अगर ये सोचा जाए कि ये कहीं से इसको कहा गया है शुरू करने का, ठीक है, जाती होगी। अब हम जहां जा रहे हैं बलूचिस्तान। अच्छा खोखर साहब, एक बात है, अब जैसे है ना कि एक वो सवाल लोगों के जरिए आपने दुरुस्त कहा कि शायद हम चीज़ों को फेस वैल्यू पे नहीं लेते, शायद प्रॉब्ली हम कंडीशन ही खुद को हमने इस तरह कर लिया है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन वो शायद लोग इसलिए भी इंट्रीग्ड होते हैं कि वो लोग जो कि आप हैं या डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, वो लोग पढ़े लिखे लोग, प्रोग्रेसिव लोग, लेकिन जो अपनी जमातों में रहे, उनकी आवाज़ सुनी नहीं गई, आवाज़ दब गई, वो साइडलाइन हो गए और फिर शायद उन जमातों के बिल्कुल किसी बिल्कुल फैग एंड पे आके बैठ गए और शायद जमात से निकल भी गए। वो लोग हैं आपके साथ या आप लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं, तो ये चीज़ लोगों को इंट्रीग करती है। बट ज़रा इसके साथ मैं एक सवाल जोड़ना चाहूँगा कि ये जो आपका एक ग्रुप है, आप लोग जमात भी बनाना चाहते हैं या इट इज़ जस्ट अ ग्रुप ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी ट्राइंग टू वर्क समथिंग फॉर द कंट्री? We're trying to work something for the country. For the last 75 years, whatever we've been doing, it clearly hasn't worked. तो अब हम क्या माजी के हमने कौन से तजर्बात ऐसे रह गए हैं जो हमने नहीं किया और अब हमने मजीद दोहराने हैं। आप अभी गुफ्तगू कर रहे थे, वैसे आपका सवाल सेकंड थॉट इतना आउट ऑफ प्लेस भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट का इतना प्रोनाउंस्ड रोल है कि आज की तारीख में भी अगर हम देखें तो जिस तरह कुछ जमातों को एक शहर के अंदर कराची में इकट्ठा किया गया, अखबारात भरे पड़े हैं कि ये अचानक क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक लोग जो दस्तों गिरबां थे, एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते थे, उनको इकट्ठा कर दिया गया। फिर इसी तरह एक मखसूस जमात से एक और मखसूस जमात में जो लोगों का सफर है सियासी, वो जारी है। तो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि यू कमिंग फ्रॉम, क्योंकि हमारा माहौल ऐसा बन गया है कि जिसके अंदर हम ये तस्वुर करने से अब और एग्जांपल्स भी मौजूद हैं, लेकिन ये तस्वुर जरूर कीजिए कि पाकिस्तान में ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं, आपके मीडिया के अंदर मौजूद हैं, कि जिन्होंने सख्त से सख्त माहौल के अंदर भी जो उनके ऊपर प्रेशर्स थे उनको नहीं माना। आपके अपने चैनल के मालिक मौजूद हैं, रहमान साहब, वो उन्होंने बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की, उनके खानदान ने सख्तियां बर्दाश्त की। हामिद मीर साहब आपके चैनल के साथ है, कितने सख्त माहौल से वो गुजरे। आज भी अगर किसी टीवी प्रोग्राम पे कोई अगर मिसिंग पर्सन की बात करता है तो हामिद मीर साहब फौरन आगे होकर अपने प्रोग्राम में बात करते हैं। तो लोग जो है वो आप प्रेशर्स होते हैं, लेकिन जिंदा रहना तो इसी चीज का काम है कि आप उन सारे प्रेशर्स को साइड पे रखते हुए, फियर को साइड पे रखते हुए, अपनी कन्विक्शंस, अपनी ऑनेस्टी को सामने रखते हुए आप बोलना शुरू कर देते हैं, आप चीजों को सोचना शुरू। वी आर लिटिल शॉर्ट ऑफ टाइम। आखिरी एक सवाल आपके लिए ज़हन में, मेरे जो ज़हन में है, और लोग ये भी कहते हैं कि माशाल्लाह आप लाइक योरसेल्फ अल्लाह के फजल में, अल्लाह के करम में है, यू कम फ्रॉम यू एक्चुअली कम फ्रॉम एन एफ्लुएंट बैकग्राउंड, सो डज मिफ्ता इस्माइल साहब। सेमिनार्स होल्ड करके पाकिस्तान की आवाम का क्या फ़ायदा हो सकता है? ये लोग ये भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये एक बड़ी फैशनेबल सा एक काम है कि सेमिनार्स करें, बड़े बड़े लोगों को बुलाएं, तकरीरें करवाएं, डिस्कशंस करें, बट हासिल जमा शायद कुछ नहीं होता। तो हाउ इज़ इट गोइंग टू बेनिफिट अ कॉमन पाकिस्तानी? बुनियादी फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ जो इस तरह सेमिनार्स वगैरह होते हैं, गुफ्तगू होती है, तो वो कुछ NGOs कराती हैं, थिंक टैंक्स कराते हैं, फिर वो एक इशू से निकल के दूसरे इशू की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारे एफर्ट में और उस एफर्ट में फ़र्क ये है कि हम खुद सियासतदान हैं और हमने खुद ये एक इनिशिएटिव लिया है। हम किसी NGO के साथ एसोसिएटेड नहीं है, हमें किसी ने कहा नहीं है, हम किसी एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे के ऊपर नहीं है, हमने खुद से ये एक एफर्ट लिया। फर्क एक ही है। दूसरा, इसके अंदर जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जिस तरह फवाद हसन फवाद साहब हैं, ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा उनका एक्सपीरियंस है, शायद फरमान अब्बासी साहब हैं, बतौर वजीर आजम रहे, तो हम मिफ्ता हैं जो वजीर खजाना रहे, तो मुल्क के मसाइल का और इशूज का और प्रॉब्लम्स का हमें पता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बलूचिस्तान की एग्जाम्पल दूं कि अगर स्ट्रक्चरली हमने बलूचिस्तान को एड्रेस करना है, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि उनकी 17 सीटें बलूचिस्तान की जो कौमी असेंबली के अंदर हैं, वो किसी पार्टी के लिए कोई नेशनल एजेंडा के अंदर मान ही नहीं रखती कि यार 17 सीटें तो चलो लाहौर और कराची की तकरीबन इतनी सीटें हैं,
इस स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को एड्रेस करना पड़ेगा कि वो लोग यहाँ की जो नेशनल नैरेटिव है उसके अंदर जेल इन हो सके, और इसको कैसे एड्रेस करना है। अब ये चीजें वैसे आप नहीं सुनेंगे, अब माइनॉरिटी वीटो का एक कॉन्सेप्ट है। माइनॉरिटी वीटो दुनिया में कुछ जगह में इस्तेमाल हुआ कि जहां पे माइनॉरिटीज के जो बहुत कम तादाद के लोग थे उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें एक बड़ा हिस्सा दिया गया। तो हम ये क्यों नहीं कर सकते पाकिस्तान को परोने के लिए, पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन इसके ऊपर कौन बात करता है? अब शाहिद खाकान अब्बासी बात करेगा तो ये एक नेशनल इशू बनेगा, नेशनल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनेगा। अगर मिफ्ता वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज है, रिकोडिक है, उनकी जो कोस्ट लाइन है, जो फिशिंग का जो वहां पे पोटेंशियल है, जो गवादर की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अहमियत है, जब उसकी हम इकोनॉमिक चीज का अंदाजा करेंगे, उस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का अंदाजा करते हुए कि पाकिस्तान के मफादात उनके साथ कितने जुड़े हैं, ना कि उनके मफादात को हम अपने साथ उस लेंस में देखें, तो बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ इश्यूज को नेशनल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसी तरह हम खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे, दहशतगर्दी के मुतालिक वहां पे लोगों में एक बहुत बड़ा इस्तराब है, उसके ऊपर बात होगी। कराची आएंगे, वहां पर मेशत के ऊपर बात होगी। कारोबारी तबका सारा अब इस वक्त लहूलुहान पड़ा है, एलसीज नहीं खुल रही, उनके डॉलर्स नहीं मिल रहे, तो हर जगह एक मेल्ट डाउन की सी कैफियत है। हम ग्रेजुअली इंप्लोजन की तरफ बढ़े और हम अपनी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस मुल्क ने हमें इतना कुछ दिया है, अगर हम कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हमें आगे बढ़ के कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसके पीछे सिर्फ ये सोच। राइट, बहुत शुक्रिया। मुस्तफा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी एफर्ट है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है, बहुत अच्छी बात है, उसको हर एक को अप्रिशिएट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। प्रोग्राम आपने देखा नहीं, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।